अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें एक बार फिर बहुत अरसे बाद ज्वाइन किया है मुबशर बुखारी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, एनालिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। वेलकम टू द शो मुबशर बुखारी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत शुक्रिया दुर्दाना, आपने इनवाइट किया मुझे और मैं माजी की जो गैर हाजिरी है उसकी माजरत चाहता हूँ, चूँकि मसरूफियत का आलम ही इस तरह का है, आपको अंदाज़ा है जी, मुझसे जी। अच्छा मुबशर साहब, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान की सिचुएशन को और कंडीशन को देखते हुए एससीओ की समिट है, किसी भी मुल्क में होता है तो ज़ाहिर है इसको एक बड़ा इवेंट समझा जाता है। ऐसे मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कॉल देना, धरने का, वो भी उस दिन जिस दिन ये शुरू होगी समिट, और साथ-साथ प प प पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों ने भी जिरगा की कॉल दी हुई है। तो आप ये टाइमिंग के हवाले से इस प्रोटेस्ट की क्या मतलब जिस वक़्त हमें नेशनल कोहेज़न दिखानी चाहिए, यूनिटी दिखानी चाहिए, हम उसी तफ़रीक में एक डिवीज़न में जा रहे हैं, तो हाउ डू यू सी दिस ये जो प्रोटेस्ट की कॉल उन्होंने दी है? क्या ये वाक़ई प्रोटेस्ट है या देयर इज़ समथिंग एल्स बिहाइंड इट? देखिए, अगर मैं बात करूँगा तो लगेगा कि मैं किसी सियासी जमात की तर्जुमानी कर रहा हूँ। लेकिन हुँ, चूँकि मैंने हमेशा ज़िंदगी में कोशिश यही की है कि अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन बयान करूँ और हमारी जो ओपिनियन बनती है वो हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, उस पे ओपिनियन हम देते हैं। हाइपोथेसिस या कंस्पिरेसी थियरीज़ पे हम हुँ, यकीन नहीं रखते। अब यकीन होने चल रहा है कि जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बहुत बड़ा डायलेमा है। इसमें कुछ हुँ, लीडर्स हैं जो सेन हैं, बड़े शानदार विज़डम वाले लोग हैं, लेकिन उनकी विज़डम जो है वो मानी नहीं जाती। कुछ लोग हैं हुँ, जो हॉकिश हैं और हॉकिश लोगों में हुँ, सबसे पहला नंबर पर जो है इमरान खान साहब का अपना है, कि उन्हें हुँ, शायद ये अंदाज़ा है, चूँकि उनका तो डिक्शन ही ये था कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ाई करता हूँ। तो हुँ, वो लड़ाई उनका चूँकि वो था उनकी इंस्टिंक्ट में, तो उनको भी ये अंदाज़ा हो गया कि जनाब अली जितनी कंट्रोवर्सीज़ हम जारी रखेंगे उतना मेरा पॉपुलैरिटी ग्राफ मेंटेन रहेगा। हुँ, और वो पहले अपोज़िशन में थे, फिर हुकूमत में आए, फिर अपोज़िशन में चले गए। तो उनकी हुँ, पॉलिटिक्स का स्टाइल एक ही रहा है कि आपने हुँ, अपने अपोनेंट्स को टारगेट करना है, और उसके लिए चाहे आपको मुल्की मामलात में ही पाकिस्तान को ही टेंट क्यों ना डालना पड़े। अच्छा, ये मैं हुँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जी, जी। ये सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है हेड ऑफ स्टेट्स का पाकिस्तान में आफ्टर 1974 इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। हाँ, दरमियान में कुछ सार्क कंट्रीज की यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशंस हुए हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट, उसका मैग्नीट्यूड भी इतना बड़ा नहीं था। हुँ, अब जब पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टेररिज्म है, और हुँ, टेररिज्म से के बाद हम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं। हुँ, हमारी जो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है, यानी पॉवर्टी लाइन में लोग ज़्यादा होना शुरू हुँ, हो गए हुँ, हैं। इन सारे चैलेंजेस में फिर ग्लोबल चेंजेस हैं, कल का कुछ पता नहीं है। कल जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, उधर से यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, वो और ईरान, अब वाइडर अगर हम स्कोप देखें तो उसमें ईरान, और आज ही अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम के ऊपर जो है सैंक्शन लगाई हैं। रिसेशन मजीद आ सकता है। ऐसी सूरत में हमें अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करना है। उसको कंसोलिडेट हुँ, करने के लिए हमारे ग्लोबल रवाबित जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। और उसके लिए ये बेहतरीन मौका होता है। आप अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जब जब इवन सोलो ट्रिप्स पे आते रहे हैं हेड ऑफ स्टेट्स, तो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होती रही है। आप मतलब तारीख उठा के देख लें, जब भी कोई ट्रिप हुआ है, कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जिसमें 13 हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हों, जिसमें 2 बड़ी पावर्स के नुमाइंदे यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना और प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया भी आ रहे हों, और बाकी ममालिक तो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं ही। तो ऐसी सूरत हाल में आपका डी चौक पे धरना, जब वहाँ पे 144 इम्पोज कर दी गई है,
सिक्योरिटी का ये आलम है कि इस्लामाबाद में 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। वहाँ पे 3 दिन के लिए हैवी ट्रैफिक यानी ट्रक्स वगैरह का दाखिला बिल्कुल ही मना है और बिल्कुल उसको एक रेड ज़ोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे धरना अनाउंस करना, इसका एक ही पर्पज़ हो सकता है कि अनरेस्ट और वो जो इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ आया होगा वो उसको कवर करे और फिर दुनिया में हमारा एक तशख़्ख़ुस जो है वो मज़ीद मसख़ हो जाए। मैं तो यही समझता, क्योंकि इनके मुट्ठी भर लोग भी चलिए इस्लामाबाद से कहीं निकल आए, वो ऑफ कोर्स पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी। जब पुलिस अरेस्ट करेगी फिर ये शोर-गुल करेंगे कि जनाब ये देखिए ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है दुनिया भर में, क्या यूएन के बाहर प्रोटेस्ट नहीं होते। ये मैं आपको नैरेटिव उनका इन एडवांस बता रहा हूँ। क्या वहाँ पे नहीं प्रोटेस्ट किए थे? क्या यूएस सेनेट के यूएस पार्लियामेंट के बाहर, कैपिटल हिल के बाहर प्रोटेस्ट नहीं होते? तो ये पाकिस्तान में देखिए ह्यूमन राइट्स की है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट की इजाज़त भी नहीं है। तो ये सीन क्रिएट करना है, उसका इम्पैक्ट यकीनन अच्छा नहीं होगा। अच्छा, पहले मैं समझता था कि ये जो पॉलिटिकल मुखालिफ पॉलिटिकल फोर्सेस वाले हैं वो डिक्शन उनका गलत है, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि 2013-14 में जब इन्होंने धरना दिया, तो चलिए चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने तो आना था तुर्दाना, लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट ये हुआ था कि हमारी पार्लियामेंट ने, जो कि किसी भी फौजी हुकूमत के ज़ेर असर नहीं थी उस वक़्त तक, उसने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अगरचे हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया था, लेकिन फिर भी एक तसलसल हमें नज़र आया कि ओके, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कम से कम तसलसल है। तो उस वक़्त भी पीटीआई बाहर बैठी, धरना दिया। उसके बाद से लेके आज तक अनरेस्ट ही जारी है। अगर आप तारीख उठा के देख लें, मुसलसल दर मुसलसल कहीं न कहीं डिसरप्शन जो हैं, नैरेटिव्स, काउंटर नैरेटिव्स, कॉन्स्पिरेसीज़, गद्दार लोग हैं और इस तरह की चीज़ें, ये सारा कुछ जारी है। इससे क्या क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपके मुल्क के खिलाफ रेज़ोल्यूशन जो हैं अमेरिकन पार्लियामेंट में हो गई। उसके बाद यूरोप से कॉशंस आने शुरू हो गए। ये हो रहा है सारा कुछ और मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ के पीटीआई ने किया है और इसको जस्टिफाई उनके जो बाहर बैठे हुए हैं स्टालवर्ट मोहतरम जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने किया है ग्रुप में हमारे एक इंटरनेशनल मीडिया के, कि जनाब अली नहीं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। हम इस हुकूमत का जो कि एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसके पास मैंडेट नहीं है, जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट है, इसका एक रियल फेस जो है वो हमें दुनिया को दिखाना चाहिए और ये जमहूरी हक है। जो बात में आपसे अर्ज कर रहा था कि कल कला कोई शोर मचाएंगे कि अगर यूएन जनरल असेंबली के इजलास के मौका पर उसके बाहर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो एससीओ के क्या चीज़ है? पर ठीक है। तो अच्छा मुबशिर साहब, आपने कहा कि ऑब्वियसली एक अपना इमेज दिखाना चाह रहे हैं कि जी ज़ाहिर है कि एक इलेजिटिमेट हुकूमत है और एक लेजिटिमेट लोग जिनको के अवाम ने एक मैंडेट दिया, उनको आने नहीं दिया गया हुकूमत करने। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना अरसा इमरान खान साहब साल डेढ़ साल से जेल में हैं और जिस तरह से देखें लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे छीनी गई इलेक्शन में, ये तो आप भी मानते हैं कि किस तरह से इलेक्शन हुए, किस तरह से सारा प्रोसेस चला, किस तरह से ये खाली पीटीआई के साथ नहीं हुआ, ये माजी में भी जितनी बहुत सारी पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ है। इन तमाम पार्टीज ने जो है इसी तरह की सख्तियां देखी हैं एज एन अपोजिशन। इससे ज़्यादा उनके साथ उनको ज़लील ख्वार करके हर पार्टी को जो है हुकूमतों से निकाला गया और पीटीआई के तो अपने लोग शामिल थे जो पीएमएलएन के साथ 2017 में हुआ। तो हैविंग सेड दैट, आपको नहीं लगता कि मतलब पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिनके साथ मतलब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई और उनके ऊपर मुकदमों पे मुकदमे, मुकदमात का एक ढेर उनके ऊपर मतलब लाद दिया गया है और जिस तरह से उनकी पकड़-धकड़ हो रही है, जिस तरह से उनके साथ सारा कुछ मतलब आपको भी पता है कि किस तरह से पुलिस को, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस खुद इस बात की जो है ना वो कहती है कि जी हमें शर्म आ गई थी, हमें किस किस्म के ऑर्डर्स मिले थे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता इस वक़्त थोड़ा-सा इम्पार्शियल होकर अगर देखें तो आप हक बजानिब है कि उनके पास एक एवेन्यू उनको मिला है, तो वो ज़रूर इस दरवाज़े को खटखटाएँगे, यहाँ जाने की कोशिश करेंगे? देखिए दुर्दाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत पीटीआई के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे छीनी, उसके उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई।
लेकिन वो नाइंसाफियां अपनी जगह पे कंडेमनेबल है, मैं बिल्कुल उनको कंडेम करता हूँ। मेरा कहना यह है कि किसी ने क्राइम किया है तो उसकी सजा उसे फौरी तौर पे एविडेंस है तो दे देनी चाहिए, उसको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और पीटीआई के दरमियान डिफरेंस है 9 मई के इंसिडेंट्स का, एक बात। दूसरी बात यह है दुर्दाना कि पीटीआई की लीडरशिप को, टॉप लीडर को, खसूसी तौर पे इमरान खान को ये सूट करता है कि उनके वर्कर्स जो हैं वो सफर करें, क्योंकि उनका नैरेटिव जो हम डिस्कस करें कि नाइंसाफी हो रही है, उनको ये सूट करता है। वो इस तरह का एक्शन करेंगे, पुलिस एक्शन करेगी, उनको उठा के ले जाएगी, उसमें तशद्दुद होगा कहीं ना कहीं, और वो कहेंगे देखिए हमारे साथ ये क्या। अच्छा, ये क्यों करेगी पुलिस? क्योंकि जब 144 है या उन्हें कहा गया कि जनाब आप इधर जलसा ना करें, और आप जलसा करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो आप पुलिस पे पथराव भी करेंगे, पुलिस रिटेलिएट करेगी, ये सूट करता है। अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ देखें, वो तो बड़े आराम से बैठे हैं। क्या इमरान खान ने नहीं कहा कि हमने ज़मान पार्क में पेट्रोल बॉम्ब यूज किया था अगेंस्ट पुलिस? क्या ये टेररिज्म को अमाउंट नहीं करता? क्या उसकी सजा मिल गई किसी लीडर को या किसी बंदे को? नहीं। क्या इमरान खान ने थाने से जाके बंदे नहीं छुड़वाए थे? क्या सजा हो गई? पुलिस की गाड़ियां नहीं चलाई गई थी ज़मान पार्क के बाहर? हम इसकी बात ही नहीं करते 9 मई को, हम तो 9 मई से पहले की बात कर रहे हैं। क्या पुलिस वालों पे अटैक नहीं हुए थे ज़मान पार्क के बाहर? क्या किसी एक को सजा हुई? इसका मतलब है कि नहीं हुई। ये सारे केसेस उस वक्त रजिस्टर हुए, उनमें बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब की तो ब्लैंकेट जो बेल्स होती रही हैं, और ये भी लिखा गया फैसलों में कि आइंदा इन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि पहले कोर्ट से पूछा जाए। क्या गुड टू सी यू वाले यहाँ पे किसी और मुजरिम को कभी की मुलजिम को, सॉरी नॉट मुजरिम, मुलजिम को किसी जज ने कहा गुड टू सी यू? हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो। तो बात यह है कि इन्हें तो काफी ज्यादा ढील मिली है और अभी कोई कन्विक्शन ही नहीं हुई, यानी क्राइम हुआ है, कन्विक्शन नहीं हुई, ये ढील अपनी जगह पे मौजूद है। अब इसके रिस्पांस में जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव ये स्ट्रेटजी हो रही है, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव होके भी पीटीआई को सूट करती है। पीटीआई को कहने का मौका मिलेगा हमारी खवातीन को उठा लिया गया, इतने अरसे से फलां जेल में है, हमारे घरों में घुस के जो है वो किया गया। अगर ये सारा काबिल मुजम्मत है, क्योंकि कानून ट्रेस पासिंग की इजाजत नहीं देता, किसी खातून को घर में घुस के अरेस्ट करने की इजाजत नहीं देता, वारंट के बगैर अरेस्ट करने की इजाजत नहीं देता, किसी मुलजम के रिश्तेदारों को अरेस्ट करने की इजाजत नहीं देता। ये सारा कुछ हो रहा है और ये काबिल मुजम्मत है, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं होती। लेकिन जब आपकी लीडरशिप ही ये चाहे कि भाई ये इस तरह का सीन हो जाए ताकि मुझे अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिले और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने का, यानी इस हुकूमत को बदनाम करने का मौका मिले। कोई भी हुकूमत वो रिप्रेजेंट को पाकिस्तान को करती है। देखिए जब ये निकले हैं तो शेख रशीद ने कहा ये बारूदी सुरंगें निकाल के लगा के निकले, हमें नाक की लकीरें निकालना पड़ी आईएमएफ से बेल जो पैकेज है, बेल आउट पैकेज, वो लेने के लिए। लिटरली हमने अपनी आवाम का गला दबा दिया वो बेल आउट पैकेज के लिए, क्योंकि बारूदी सुरंगें थी। उसके बावजूद ये खत लिख रहे थे कि जनाब पाकिस्तान को ये ना दिया जाए। वर्ल्ड बैंक को भी खत लिखा, सारी आपके सामने मंजर आम पे। सो ये क्यास की पॉलिटिक पीटीआई लीडरशिप को सूट करती है और वो इसलिए इस क्याटिक पॉलिटिक्स को अपने टॉप एजेंडा पे रखते हैं। अब एक तरफ सूरत हाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ये नेगोशिएशंस में है, दूसरी तरफ धरना इन्होंने अनाउंस कर दिया। उधर एक जेस्चर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, जो कि मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जेस्चर दिया है पीटीआई को कि आप आइए धारे में शामिल हो। जो कि चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर को, जो वांटेड भी हैं केसेस में, जिनके वारंट भी निकले हुए हैं, उन्हें मैंडेट दिया कि जनाब पीटीएम वाला जरगा जो है आप होस्ट करें, इंश्योर करें वहां पे एंटी पाकिस्तान नारे ना लगे, इंश्योर करें किसी मुल्क का जो है झंडा ना वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ बशीर साहब कि ये पीटीएम का जरा बताएं कि ये इनके टाइमिंग क्यों, उन्होंने क्यों इस वक्त जरगा जो है वो अपना कॉल किया, मतलब क्या वो भी क्वेश्चनेबल नहीं है? देखिए पीटीएम तो
उसकी टाइमिंग का जो है वो भी कंस्पिरेसी थियरी में तो आता है कि जनाब अली ये एससीओ के मौका पर ही क्यों उन्होंने किया, लेकिन अभी तक पीटीएम की जानिब से क्या आपको, चलिए छोड़ दें, बाकी पेशावर में कोई तोड़फोड़ नजर आई, कोई उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, कोई उन्होंने गोली शोली चला दी हो, पेशावर प्रोविंशियल कैपिटल है, उनकी तरफ से जो है हमें अनका वेरीफाइड रिपोर्ट्स जो हैं वो पुलिस और इस तरफ से मिलती हैं कि जनाब फलां जगह पे उन्होंने फायरिंग कर दी, लेकिन जब हम क्रेडिबल सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं तो वो हमें नहीं होती। तो पीटीएम का एजेंडा जो है वो जो पाकिस्तान के अलावा कोई झंडा अगर लहराते हैं काबिल मजम्मत है, पाकिस्तान या इसकी अफवाज या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बातें करते हैं वो भी काबिल मजम्मत है, लेकिन कम से कम पीटीआई का तो वाज़ेह जो इंटेंट है हमें नजर आ रहा है। पीटीएम का तय होना बाकी है। हाँ, हम उसको लिंक कर सकते हैं जी, हो सकता है अफगानिस्तान ऑन बेहेस्ट ऑफ अफगानिस्तान वो ये कर रहे हो, ऑन बेहेस्ट ऑफ इंडिया कर रहे हो, ऑन बेहेस्ट ऑफ सीआईए कर रहे हो, लेकिन उसकी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। 2 एमएनए हैं जो पार्लियामेंट का, एक है अब गालिबन पार्लियामेंट में वो आते हैं रेगुलरली, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की कोई, और जो वो बातें करते हैं जिनको हम पोर्ट्रे करते हैं वो बहुत सारे, महमूद चकरी साहब भी वो बातें करते हैं, इमरान खान की पूरी टीम वो बातें करती है, लेकिन इन पे पाबंदी नहीं लगी क्योंकि ये एक पॉपुलर पार्टी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको जरा दिखाया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, अगर जो उनसे नेगोशिएशन करें तो मेरा लगा बड़े आसानी से नेगोशिएशन। हाँ, लेकिन देखें फिर सितम ज़रीफ़ी देखें कि उसको भी बैन करने के मतलब उनको भी किया कर रहे हैं, और आपकी पीपल्स पार्टी उसमें आगे आगे है। यही तो सारी सितम मतलब एक अच्छा देखिए उस दिन जो जरगा हुआ केपी में जिसमें मोहसिन नकवी भी शरीक थे, गवर्नर भी, सीएम भी, दूसरी पुलिस, उसमें उन्होंने अंदिया दिया कि जी अनबैन है अभी तक, अब आप जरगा कीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जरगे का अगर पॉजिटिव आउटकम हो जाता है जो कि अब गवर्नमेंट की निगरानी में गवर्नमेंट के बैनर्स तले होंगे, तो उसमें फिर ऑफ कोर्स वो बैन वाला जो डिसीजन है वो अभी तक तो सस्पेंड है, और वो मेरा ख्याल है विड्रॉ कर लिया जाएगा अगर कोई पॉजिटिव एग्रीमेंट पे ये पहुंचते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुबश्शिर साहब, हमने बात की पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या कोई मस्बत इंडिकेटर्स हैं या बस अभी तक वही खड़े हैं जहाँ इमरान खान छोड़कर गया था? क्योंकि हम तो महंगाई को वहाँ लेकर आए हैं जहाँ वो शायद गालिबन छोड़कर गए थे, और उसी पर हम बगले में जा रहे हैं कि बहुत बड़ा मेरा कारोबार ख्याल है, कर दिया। देखिए मेरा ख्याल है महंगाई की तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है। सबसे आम कैसे बात बिजली मैं महंगी अभी उतनी की उतनी? मैं अर्ज किए देता हूँ। महंगाई की सूरत हाल इस तरह कम हुई है कि जहाँ पे वो छोड़ के गए थे डॉलर को, वहां पे वापस आ गया, ठीक है, और डॉलर को वेरी वेल कंट्रोल्ड। रोटी की कीमत वो जहाँ पे छोड़ के गए थे उससे भी नीचे है अभी पंजाब में, अगर आप और पंजाब के अंदर की बात करें। फिर कुछ चीजें हुई जो मुल्क में पहली दफे हुई, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफे हुई, ये तारीफ के लिए मैं नहीं कर रहा, हाँ आम आदमी की जिंदगी पे उतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन जब तक ये चीजें अच्छा इंडिकेट कर रही हैं तो हम होप तो रख सकते हैं ना कि इम्पैक्ट बेहतर आएगा। सबसे पहला मुल्क की तारीख में ये हुआ कि आपका इंडेक्स जो है आज की तारीख में 85,000 प्लस पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे जब 70 पे गया था तो हम जंप कर रहे थे, 70 पे चला गया, यकीन कीजिए वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग। हर रोज पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने और ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका कहना है। एक तो ये इंडिकेटर है। दूसरा डॉलर प्राइस को जो है वो कंट्रोल करना, 277 पॉइंट समथिंग पे आज खड़ा है, जो कि बड़ा मतलब सेटिस्फैक्टरी है हमारे लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, जब डॉलर बढ़ता था तो यहाँ के जो होल्डर्स हैं वो प्राइसेस बढ़ा दे, डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, कम हुआ है तो प्राइसेस कम क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज है ना वो काम ठीक नहीं कर रहे, मिडल मैन को कंट्रोल में नहीं ला पा रही। अगर गवर्नमेंट ये कर लेगी, और ये सब्जेक्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर ये कर लेंगी तो ये आपको महंगाई में कमी भी नजर आना शुरू हो जाएगी। पंजाब में किसी जगह पे ये हुआ और उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा, मिडल मैन की हेजेमनी।
तीसरी जो चीज है जो मुल्क में पहली दफे हुई है, 102 आपके पावर आईपीपीज हैं 102, और जो उनके साथ जिन साहब ने मुआहदे किए थे उन साहब का नाम था शाहिद हसन साहब। वो तो अमेरिका जाके बैठ के वो जो पहला मुआहदा किया था, बाकी सारे मुआहदे उसी पैटर्न पे हैं। तारीख में पहली था, हमें तो डराया जा रहा था ना, ये हमारे दोस्त ही डराते थे, नहीं नहीं ये रिवाइज नहीं हो सकते, क्योंकि रिवाइज करने की अगर आप बात करेंगे वो इनकार कर देंगे, अगर आप कैंसिल करेंगे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे और आपको हैवी फाइन्स ठुकेंगे जो कि आपकी इकोनॉमी मुतम्मल नहीं होती। यही हमने सबसे सुना इकोनॉमिस्ट से। सॉवरेन गारंटी, हाँ। 5 कंपनी ने इंक्लूडिंग हबको जो सबसे पहला आईपीपी था पाकिस्तान में, उन्होंने अपने जो है वॉलंटरीली अपने एग्रीमेंट जो है वो खत्म कर दिए हैं, और उससे आपको 60 अरब रुपए सालाना की बचत होगी जब तक उनके एग्रीमेंट अगले 4.5 या 3.5 साल के थे। 141 अरब की बचत आपको होगी। बिल्कुल उसके नहीं, उसका इम्पैक्ट तो सुन लेना आप। वो जो हमारे बिजली के मिनिस्टर है अवैस लगारी साहब है शायद गालिबा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि जी 8 से 10 रुपए बिजली कम होगी। 8 से 10 रुपए बिजली कम होती है, फिर भी 65 रुपए पे आएगी, तो वो तो फिर भी अनअफोर्डेबल है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब 2 सूरतें हाल हैं, 8 से 10 यूनिट कम होगी, 8 से 10 रुपए फी यूनिट कम होगी। चलिए अगर आप 8 रुपए ही लगा लीजिए, आप 100 यूनिट चलाती हैं और आपको बिल आता है फॉर एग्जांपल आज के हिसाब से कह लीजिए 6000। अब उसमें से वो अगर माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। अच्छा, ये है 5, ये है 5 से आगे मजीद जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो कमेटी जो बनी है वो ये कर रही है रिवाइज कीजिए या खत्म कीजिए। अब मजीद मुझे लगता है रिवाइज करेंगे, और जो आइडिया है वो है कि जो उनको हम पर यूनिट पे कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म हो। ये ना हो कि एक 164 का कर रहा है, एक 80 का कर रहा है और एक 700 का कर रहा है, और 700 को भी हम उसके 700 के मुताबिक अमाउंट दे रहे हैं। बल्कि इन एग्रीमेंट में तो 1-2 ऐसे भी हैं, आईपीपीज 2 हैं गालिबन, 1-2 जिन्होंने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया है, उन्होंने हमने बिलियंस ऑफ रुपीस दिए। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो वो पैसे हमारे बचेंगे, और इसी तरह ही इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। जो आज आपको 8 से 10 नजर आ रहा है, हो सकता है कल 15 से 20 हो, और उसके बाद ये 30 से 40 हो। मीनवाइल हम अल्टरनेटिव एनर्जी पे चले जाएं। तो ये इंडिकेटर्स इसी तरह होते हैं, ओवर द नाइट तो दुर्दाना नहीं हो सकता, ठीक है ना, ओवरनाइट आप कोई चेंज नहीं ला सकते। और ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बुनियाद पे, और फिर इसके बाद वो जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, मैंने वो एक फंक्शन अटेंड किया, ये हबको वालों ने इतना अच्छा जेस्चर दिया, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल, सरेंडर कर लेकिन दिया। आज की खबर भी बड़ी खतरनाक है। एट द सेम टाइम हबको वाली कंपनी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का यूनिट इंस्टॉल करने की बात करें, उन्होंने लॉन्च तो कर दी है वो BYD कार जो है, 3 मॉडल उसके पाकिस्तान, लेकिन वो यहाँ से ही प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रही है, जो कि यकीनन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेगा। सो यही इंडिकेटर्स है। माजी में हमें ये इंडिकेटर्स पिछले आप कह लीजिए 6 सालों में नजर नहीं आए, तकरीबन 6 सालों में या 5.5 साल कह लीजिए। अब 5.5 साल के बाद हमें ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, तो हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए और यकीन नहीं, रखना चाहिए। हुस्न-ए-ज़न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जाते-जाते सिर्फ ये बात कहूँगी कि अभी आज की जो खबर है IMF के हवाले से, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमने जो डेवलपमेंट फंड है, उस पे भी बहुत बड़ा कट लगाया है। रिफॉर्म्स के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि चीज़ों को हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। तो और वो तो ये जो अब जब आपके देखें ना, PSDP एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसे जिससे इकोनॉमी रिवाइव होती है। मतलब यू इन्वेस्ट मनी एंड देन यू जनरेट, इकोनॉमी का पहिया उससे चढ़ता है कि आप डेवलपमेंट के फंड्स को अगर आप सारा का सारा IMF की डिक्टेशन के ऊपर, ऑब्वियसली वो तो तो कैसे वो हम अगर आप उसको डीपली गो थ्रू करें, तो वो जो डेवलपमेंट फंड जो ऐसा डेवलपमेंट जो मैंडेटरी ना हो उस पर लगाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जरा कंपेयर कीजिए जो नॉन डेवलपमेंट फंड है उस पर कितना कट लगा है, जिसके नतीजे में हमारी ब्यूरोक्रेसी अनकरीब चीखें मार रही होगी। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है वैसे क्योंकि हम सब पकड़ में आए हुए हैं, सारे इदारों को जो है वो जो किया जाता है, लेकिन अगर कोई इदारा ऐसा है जिसको अभी तक मेरा ख्याल है जिस तक कोई पहुंच नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी है।
आई एम नॉट सेइंग कोई विच हंटिंग होनी चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब होना चाहिए। आई थिंक आप और मेरे साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेरे ख्याल में यही है। हाँ, कि उनका भी एहतसाब जो है वो ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच मुबश्शिर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, ठीक हो गया। हाँ।